हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस फायरमैन का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने जा रहे हैं। मैंने 1 करवा रखा है और मैंने मिनी मॉक टेस्ट भी बिहार पुलिस फायरमैन के लिए स्पेशली करवा रखा है, जिससे कि आप कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं। तो आपको दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, मैं बस स्पेशली फॉर बिहार पुलिस फायरमैन के लिए ही मैंने क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों, आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य डैश है। आपको बताना है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण भारत को निरंतर बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना ही दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति का उद्देश्य था। ठीक है। और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुभारंभ किसने की थी? तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था पटना बिहार में। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। ठीक है। आई होप दोस्तों समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। चलिए मैं आपको अच्छे से रिपीट कर देता हूँ। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण भारत को निरंतर बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना। और दीनदयाल उपाध्याय का दोस्तों मुख्य उद्देश्य था कि 2022 तक भारत के सभी गाँव में 24/7 बिजली की व्यवस्था कराना था। और दीनदयाल उपाध्याय का शुभारंभ हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना बिहार में किया गया था। तो आप ये भी पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। आई होप अब ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं दोस्त हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत किस वर्ष में एक गणराज्य बना। आपको बताना है कि भारत किस वर्ष में एक गणराज्य बना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बना। और इसी दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान भी लागू हुआ था। तो आप ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किस राजा ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो कलिंग युद्ध दोस्तों किनके किनके बीच में हुआ था? तो कलिंग युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के बीच में लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। ठीक है। बढ़ते हैं दोस्त हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त अरब सागर भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यदि आप भारत का मानचित्र देखोगे तो उसमें आप अरब सागर को देखना कि वह भारत के मानचित्र में दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है हर साल वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इम्बैक्स भारत और डैश की सेनाओं के बीच नियमित रूप से आयोजित एक संयुक्त अभ्यास है। तो इम्बैक्स भारत और म्यांमार के सेनाओं के बीच नियमित रूप से आयोजित एक संयुक्त अभ्यास है। ठीक है। याद रखिएगा आप कि इम्बैक्स जो है भारत और म्यांमार के बीच आयोजित एक संयुक्त द्विपक्षीय सेना अभ्यास है। ठीक ना। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिए या नोट कर लीजिए। ठीक है। कि इम्बैक्स भारत और म्यांमार के सेनाओं के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय सेना अभ्यास है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रस्तावित एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को दोस्तों 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से समाप्त कर दिया गया था। और संपत्ति के अधिकार को अभी दोस्तों अनुच्छेद 300A में शामिल कर दिया गया है। ठीक है। और अनुच्छेद 300A कहता है कि कोई भी व्यक्ति कानून के अधिकार द्वारा अपनी संपत्ति बचाने से वंचित नहीं होगा। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है। हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी भारत के संविधान द्वारा प्रस्तावित एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार दोस्त एक मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है।
यह एक कानूनी अधिकार है। लेकिन संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से समाप्त कर दिया गया। अब संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300A में शामिल कर दिया गया है। और अनुच्छेद 300A दोस्तों क्या कहता है? तो अनुच्छेद 300A कहता है कि कोई भी व्यक्ति कानून के अधिकार द्वारा अपनी संपत्ति बचाने से वंचित नहीं होगा। अब हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? तो अभी टोटल मौलिक अधिकार 6 हैं, आप नोट करते जाइए। पहला है हमारा समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पाँचवा है हमारा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और छठा लास्ट है संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार को संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो आप लिख लीजिए दोस्त कि मौलिक अधिकार को संविधान के भाग 3 में रखा गया है। ठीक है, और हमारे कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन सा है? तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भौम जल स्तर की कमी डैश के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा अल्प वर्षा। कम वर्षा जो है भौम जल की स्थल का कमी का मुख्य कारण है। अल्प वर्षा मतलब कम वर्षा नहीं होती है तो भूमि में जो जल का स्तर होता है उसमें कमी आ जाती है। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप कॉमन सेंस भी लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा देश दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश है? तो इसका आंसर आपको मालूम होगा कि चीन जो है दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश है। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? तो याद रखिएगा बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर मिट्टी के रूप में जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन दोस्तों में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 में कर रखा है। यदि आपने प्रैक्टिस सेट 1 देखा होगा तो आपको इसका आंसर मालूम होगा। रेगुर मिट्टी दोस्तों काली कपास मिट्टी को कहा जाता है। रेगुर मिट्टी में दोस्तों कपास की खेती अच्छी होती है। ठीक है, और रेगुर मिट्टी को काली कपास मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति की शुरुआत की थी? ये हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन है। यदि आपको इसका आंसर मालूम हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बता दूं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, टिक मार्क कर लीजिए। हड़प नीति की शुरुआत जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी जो है 1848 में गवर्नर जनरल के रूप में भारत आया था, तो आप ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल की शुरुआत किसने की थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब तो क्वेश्चन आपको दोस्त याद ही रखना पड़ेगा कि भारत जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल की शुरुआत किसने की थी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त प्रकाश जावड़ेकर ने भारत जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल की शुरुआत की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस सिख गुरु ने धार्मिक प्रमुख को नामांकित करने की प्रथा को बंद कर दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने धार्मिक प्रमुखों को नामांकित करने की प्रथा को बंद कर दिया। गुरु गोविंद सिंह दोस्तों सिख धर्म के 10वें व अंतिम गुरु थे। ठीक है, और ये गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना बिहार में हुआ था। कब हुआ था? तो 22 दिसंबर, नोट करते जाइए दोस्तों, 1666 ईस्वी में हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना बिहार में 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें व अंतिम गुरु थे। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्त, बिहार से रिलेटेड है। तो आप बिहार पुलिस फायरमैन की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूँ, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप याद रखना। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिहार केसरी के नाम से दोस्तों श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। और श्री कृष्ण सिंह जो हैं बिहार के पहले मुख्यमंत्री हैं, तो आप ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो ये देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, महात्मा गांधी से दोस्तों क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा ही आएगा। तो आप महात्मा गांधी वाले क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़िए। ठीक है, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था दोस्तों? 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। और इसी आंदोलन के तहत उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। तो आप ये भी याद रखना। ठीक है, महात्मा गांधी से दोस्तों क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ग्रामीण आवास योजनाओं के लाभार्थियों को डैश द्वारा सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के द्वारा ग्रामीण आवास योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता राशि दी जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? तो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है और नर्मदा नदी जो है पश्चिम में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। आप याद रखिएगा नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, तो 1312 किलोमीटर ये लंबा है। ठीक है, 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी लंबा है और ये पश्चिम में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो आप ये भी याद रखना। और नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो अमरकंटक में। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए कि अमरकंटक कहाँ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्य शोधक समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये वाला क्वेश्चन जो है दोस्त हमने जब मैं मिनी मॉक टेस्ट करवा रहा था तो मैंने ये क्वेश्चन को डिस्कशन किया था। यदि आपने मिनी मॉक टेस्ट नहीं देखा है बिहार पुलिस फायरमैन के लिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हो। आप मिनी मॉक टेस्ट के द्वारा कम समय में अधिक तैयारी कर सकते हो। दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है कि सत्य शोधक समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले के द्वारा स्थापित किया गया था। कब किया गया था? तो 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में किया गया था। ठीक है। और सत्य शोधक समाज का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो सत्य शोधक समाज का उद्देश्य था निचली जाति के लोगों के बीच शिक्षा का प्रचार करना और उनके अधिकारों के प्रति उनको जागरूक करना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है टिहरी बांध जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो कि भारत के किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में है। टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में स्थित है जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो आप ये भी पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्त, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है और 1 दिसंबर को एड्स दिवस जिसको कि HIV दिवस भी बोलते हैं 1 दिसंबर को मनाया जाता है और विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 हमें किसके बारे में बताता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 हमें दोस्तों जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से किस आंदोलन को स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय इतिहास में 1857 का विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में निचली सदन लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है? तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु दोस्तों 25 वर्ष है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय सेना ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के गुलमार्ग के प्रसिद्ध स्की रिसॉर्ट में सबसे ऊंचे आइकॉनिक नेशनल फ्लैग की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में भारतीय सेना ने सबसे ऊंचे आइकॉनिक नेशनल फ्लैग की आधारशिला रखी है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा देश औद्योगिक क्रांति से गुजरने वाला पहला देश है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति से गुजरने वाला पहला देश है और औद्योगिक क्रांति दोस्त 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में शुरू हुआ था और वहीं से जो है दुनिया भर में यह औद्योगिक क्रांति फैल गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कादम्बरी के लेखक थे, आपको बताना है कादम्बरी के लेखक कौन थे? तो कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट थे। ठीक है। और कादम्बरी जो है एक रोमांटिक उपन्यास था जिसे कि संस्कृत भाषा में बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। ठीक है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
वंदे मातरम के लेखक कौन थे? तो दोस्तों हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो हमारे वंदे मातरम के लेखक थे। ठीक है, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है जिसको 7 नवंबर 1875 को भारत माता की प्रशंसा के लिए लिखा गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। ठीक है दोस्तों, और आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है, तो आप याद रखिएगा आनंद मठ उपन्यास से वंदे मातरम लिया गया है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाजीराव द्वितीय के दस्तक पुत्र कौन थे जो उनकी पेंशन और पदवी से वंचित कर दिया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नाना साहब। नाना साहब बाजीराव द्वितीय के दस्तक पुत्र थे जिनको कि उनकी पेंशन और पदवी से वंचित कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद भारत में इस्पात संयंत्रों के किस समूह की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी। भिलाई कहाँ है दोस्तों? तो भिलाई हमारे छत्तीसगढ़ में है और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, और राउरकेला हमारा उड़ीसा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इतिहासकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध को क्या नाम दिया गया था? तो ये भी क्वेश्चन मैंने अपने बिहार पुलिस के मिनी मॉक टेस्ट में करवा रखा है दोस्त, तो आप वो ज़रूर देखिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपका कम समय में अच्छी तैयारी हो सके दोस्तों। यदि आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको इसका आंसर मालूम होगा। इतिहासकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध को क्या नाम दिया गया था? तो इतिहासकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध को महायुद्ध का नाम दिया गया था। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1914, 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक हुआ था। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना दोस्त कुतुब-उर-दीन ऐबक ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किस देश में हुआ था? आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय सेना INA इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किस देश में हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर में। INA का गठन सिंगापुर में हुआ था। कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी में INA का गठन सिंगापुर में हुआ था मोहन सिंह के द्वारा। ठीक है, लिख लीजिए आप मोहन सिंह। ये सभी क्वेश्चन दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अच्छे से पूरा क्लियर कर देता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन 1942 में सिंगापुर में हुआ था मोहन सिंह के द्वारा। ठीक है दोस्तों, एक लाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि भारत में मानसून की अवधि औसतन डैश की अवधि का होता है? आपको बताना है कि भारत में मानसून की अवधि मतलब कितने समय तक मानसून भारत में रहता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्त 100 से 120 दिन तक भारत में मानसून की अवधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए गए पहले नेता कौन थे? तो गांधी जी थे। गांधी जी के द्वारा 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन किया गया था। ठीक है, और असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले भी पहले नेता गांधी जी थे। गांधी जी से दोस्तों तो हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आप जितने भी गांधी जी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों आप उसको रट लीजिए, कुछ भी कीजिए लेकिन उसको याद ही रखिए, क्योंकि गांधी जी से क्वेश्चन एक ना एक हर एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1990। रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा 1990 ईस्वी में की थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के काल में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध बंदरगाह शहर था? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के काल में लोथल एक प्रसिद्ध बंदरगाह शहर था जो कि वर्तमान में अभी गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिटलर किस देश का तानाशाह था? तो ये तो आपको मालूम होगा, हिटलर जर्मनी के तानाशाह थे। उनका जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को हुआ था हिटलर का जन्म, और उनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 30 अप्रैल 1945 को हिटलर की मृत्यु हुई थी, और जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1889 को। हिटलर जर्मनी का तानाशाह था। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि जब भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हुआ तब यहाँ प्रधानमंत्री कौन थे?
तो दोस्त जब भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हुआ था तब नरसिम्हा राव जो थे वे प्रधानमंत्री थे। नरसिम्हा राव भारत के 90वें प्रधानमंत्री थे, तो आप ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। उन्हीं के समय में अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, आप अच्छे से इसको ध्यान दीजिए, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत में वर्ष 1919 में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक बड़ी घटना थी। तो आपको याद होगा दोस्तों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, जो कि एक बहुत ही बड़ी घटना थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड को अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, तो आप ये भी याद रखना दोस्तों, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल की परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस लाती है उसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल। वायुमंडल की परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस लाती है उसे आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। आयन मंडल जो है दोस्तों वायुमंडल का एक बहुत ही सक्रिय हिस्सा होता है, जो कि सूरज से ऊर्जा अवशोषित करता है और उसी के आधार पर वह बढ़ता और सिकुड़ता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे। तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो बुद्ध भगवान से भी दोस्तों क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप ये भी नोट करते जाइएगा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दोस्तों सारनाथ में दिया था। बुद्ध भगवान का जन्म दोस्त लुम्बिनी में हुआ था, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। और दोस्तों बुद्ध भगवान ने जो अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था उनको धर्म चक्र के नाम से भी उसको जाना जाता है। गौतम बुद्ध के पहले उपदेश को दोस्तों धर्म चक्र के नाम से भी जाना जाता है, तो आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूएनओ का मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मार्ग जिसे अटल सुरंग के रूप में नाम दिया गया डैश दर्रा से गुजरता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रोहतांग दर्रा से गुजरता है। देखिए दोस्तों नोट करते जाइए, 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है अटल सुरंग का उद्घाटन किया गया था। रोहतांग दर्रा दोस्तों हमारे हिमाचल प्रदेश राज्य में है, ठीक है, जो कि दुनिया का सबसे लंबा सड़क सुरंग है, जिसकी लंबाई दोस्तों लिख लीजिए आप 9.02 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो मैं अच्छे से रिपीट कर देता हूँ। अटल सुरंग जो कि रोहतांग दर्रे से गुजरता है। रोहतांग दर्रा कहाँ है दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश में है, जो कि दुनिया का सबसे लंबा सड़क सुरंग है, जिसकी स्थापना दोस्तों 3 अक्टूबर को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, ठीक है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था, जिसको कि बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले वे कौन मुगल सम्राट थे। तो आप याद रखिएगा बहादुर शाह जफर ही थे, ठीक है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त मोहम्मद इकबाल सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक हैं। मोहम्मद इकबाल ने दोस्तों सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत जो है उर्दू भाषा में लिखा था। और याद रखिएगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा को तराना ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है ये कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा को और किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा तराना ए हिंद के नाम से जाना जाता है दोस्तों। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल के द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया था। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा को तराना ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।